हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी फॉर कॉमर्स। मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम स्टार्टिंग से पार्टनरशिप फर्म, तो आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड वो सारा है मैं तुम्हें सिखाऊंगी ताकि आपको सेमेस्टर 1 जो आपका आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल सके। हम अपनी जो सीरीज ये स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ आप जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे तो आपको नो डाउट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरा मेन फोकस होगा कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आपके जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें आपके पास जो पेपर आना है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आने हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हमारी सीरीज का फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मैं कुछ थ्योरीज करा रही हूँ ताकि हम चैप्टर का मीनिंग समझ सके और उससे हम आगे चल सकें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट बुक है वो है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ठीक है, तो इसमें हम पहले सीखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। तो फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ओके बच्चा। तो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये एक डेफिनेशन है हमारे पास पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है किसके बीच में? पर्संस के बीच में। किन पर्संस के बीच में? जो एग्रीड हुए हैं कि एक बिजनेस चलाएंगे और उसमें प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। वो बिजनेस जो या तो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से एक सबके लिए काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो हमें ये जो डेफिनेशन मिली हुई है वो है हमारा आईपीए एक्ट। हमारा आईपीए एक्ट है 1932। इसके अंडर हमें ये डेफिनेशन दी हुई है। आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, 1932। ठीक है, ये हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, हमारा आईपीए एक्ट है 1932, जिसके अंडर हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। तो अब हम बात करेंगे इसकी की फीचर्स की। तो ये जो थ्योरी का पोर्शन है तो इसको हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में तो हमारे पास प्रैक्टिकल्स ही आने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है कि की फीचर्स में पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब एक म्यूचुअल इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड इसका की फीचर्स है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, पार्टनरशिप को हम तब भी पार्टनरशिप कहते हैं जब वो प्रॉफिट शेयर हो रहा हो उसमें। अगर मान लो कि दो लोग हैं जिसमें एक पर्सन सैलरी ले रहा है और एक पर्सन ओनली सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन ले रहा है, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। वो कौन सा रिलेशनशिप है? वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप की फीचर्स में ये पॉइंट है कि उनमें प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्या है? बिजनेस पर्पस। देखो, हम जो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे उसमें बिजनेस होना जरूरी है। अगर हम कोई सोशल वेलफेयर के लिए चार लोगों ने मिलकर कुछ काम किया है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप के लिए एक की फीचर है कि उसमें बिजनेस होना जरूरी है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब होता है, देखो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनता है कि म्यूचुअल एजेंसी मींस ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के रूप में काम करता है। सेकंड है कि मिनिमम टू पार्टनर्स। कोई भी पार्टनरशिप के लिए इसमें क्या होता है कि मिनिमम दो पार्टनर्स होने जरूरी है। यहाँ पर मिनिमम की जो हमारी कंडीशन है कि दो पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी की फीचर्स, जो क्या है? एग्रीमेंट होना जरूरी है, शेयरिंग प्रॉफिट होना जरूरी है, बिजनेस पर्पस होना जरूरी है,
म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है और मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है। आगे हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो जब हम पार्टनरशिप की डीड की बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड का मीनिंग होता है बच्चे कि इसमें सभी पार्टनर्स के कि राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है और उसके ऑब्लिगेशंस क्या है, वो सब कुछ डिफाइन किए जाते हैं। और ये जो होता है एक तरह से एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट ही होता है जिसको हम, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इस जो पार्टनरशिप डीड है इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ कंटेन करती है, क्या कंटेंट होते हैं इसमें, तो सिंपल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल इतना है कि फर्म का नेम होता है, इसमें एड्रेस होते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, आईओसी रेशो क्या होगी, आईओडी रेशो क्या होगी, रेमुनरेशन पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसका क्या मेथड ये अडॉप्ट करेंगे, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में होता है। यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट है ना बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिकल पोर्शन में आपके काम भी आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट करोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पर इसको जरूर नोट कीजिए। इसमें क्या है कि कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे अगर इन केस ऑफ इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है। तो दैट केस कौन से रूल एप्लीकेबल वहां पर किए जाएंगे, तो प्रैक्टिकल पोर्शन में भी ये हमें काम आएगा। तो दैट टाइम अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो ये इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इक्वल होगी, मतलब इनका जो पीएसआर है, पार्टनर जो है वो इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है आईओसी, आईओसी नहीं दी जाएगी, नॉट एप्लीकेबल। आईओडी की बात करें तो नोट चार्ज, नहीं चार्ज की जाएगी। सैलरी की बात करें या फिर हम कमीशन की बात करें तो वो भी पार्टनर्स पर नोट एप्लीकेबल होगी। तो हम, अगर हमें क्वेश्चन हमारा साइलेंट होता है इन केस, इन हमारे पास जो ये 5 चीजें हैं इस केस में, तो हमने ये रूल एप्लीकेबल करने हैं। आप मेरे साथ साथ बोलोगे, पीएसआर इक्वल आईओसी नोट एप्लीकेबल, आईओडी नोट चार्ज, और सैलरी एंड कमीशन नोट एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है इनका, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चे, अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करें तो आपकी अकाउंटिंग प्रोसीजर जो आप +1 में सीख के आए हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग प्रोसीजर और पार्टनरशिप का अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम होता है। मतलब तुमने क्या सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तुमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फिर तुमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और तीसरा आपने सीखा था बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो यही सब पार्टनरशिप फर्म में भी होता है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम एक बेसिक डिफरेंस लेकर चलते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चे, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट है ना वो किस में डिवाइड होता है? प्रॉफिट डिवाइड होता है पार्टनर्स में। तो इसके लिए, इस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड होता है वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का मेन अकाउंट होता है जब हम पार्टनरशिप
फर्म की अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाऊंगी और उससे रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, उस क्वेश्चंस को आपने करना है, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, यहां पर आपको, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपको जब सीबीएसई का पेपर करना है तो आपको हमेशा हर जो टर्म्स लिखनी है वो फुल फॉर्म में लिखनी है। आपको शॉर्ट लेटर नहीं यूज करने, जैसे एप्रोप्रिएशन के लिए डबल पी, इसके आपके मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूरा लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको भी उसमें पूरा लिखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और डेबिट साइड में हमारे पास सारे इसके एक्सपेंस आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू रिजर्व अब हम इसकी मैं तुम्हें डिटेल बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसको एज इट लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके पास दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, आप उनका, इनके कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आप एप्लीकेबल जो भी होगा आप लगाओगे। उसके बाद सैलरी, जो भी पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, मान लो ओनली ए को दे रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर बी को दे रहे हैं तो बी कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर दोनों को दे रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट आएगा। कमीशन भी जिस पार्टनर को दे रहे हैं तो उस पार्टनर का नेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको अगर क्वेश्चन में क्लियर एक डेट नहीं गिवन कि किस डेट को उसने ड्राइंग किया पार्टनर ने, तो डेट केस आप 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियर डेट गिवन है कि आपको जो ए पार्टनर है वो इस डेट को ड्राइंग कर रहा है, मान लो कि वो 6 मई को ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो वो आप उस क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके मंथ बनते हैं या डेट डेज बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे। अदरवाइज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो आप 6 मंथ का चार्ज करोगे, अगर क्वेश्चन में आपको ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है दैट टाइम। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बच्चे इसको समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, ए कैपिटल इन्वेस्ट 6 लाख, और बी कैपिटल, बी इन्वेस्टेड कैपिटल 4 लाख, और आईओसी का जो रेट है हमें दे रखा है 6%। तो डेट टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, 6 लाख पर
हम आईओसी रेट है हमारा 6% हम चार्ज करेंगे और 36,000 हमारा ए का आईओसी आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा हमारा 4 लाख इंटू 6% तो 24,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आईओसी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ए इन्वेस्टेड कैपिटल, मान लो कि उसने 1 अप्रैल को 6 लाख इन्वेस्ट किए और फिर उसने 1 जुलाई को 2 लाख एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया और फिर उसने 1 दिसंबर को 1 लाख विड्रॉ किए हैं, तो डेट टाइम आईओसी कैलकुलेट करना है हमने और आईओसी का रेट है 6%। तो डेट टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो सीखते हैं। देखो ए का हम आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए का आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग में उसने 6 लाख लगाए हैं, 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो पैसा कब तक रहा है, वो पैसा 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक रहा है, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, तो कितने मंथ हो जाते हैं 3 मंथ, तो ये पैसा कितने मंथ रहा इनका 3 मंथ, तो 3/12 हो गया। ठीक है, तो 6 और ये आ गया 3,000, तो कितना आ गया हमारे पास 9,000। फिर उसने क्या किया कि 2 लाख और इन्वेस्ट किया, तो अब इसकी कैपिटल कितनी होगी 6 लाख तो इसके पास पहले थी, 2 लाख इसने और इन्वेस्ट कर दी, तो कितने हो गए हमारे पास 8 लाख, तो 8 लाख इंटू 6% इंटू कितने मंथ तक रहा वो। इसके बाद उसने जो चेंज किया है वो दिसंबर में किया, तो मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कितने मंथ हो गए 5 मंथ, तो 5/12, तो 6 2 12 4,000, तो कितना हो गया 20,000। इसके बाद इसने नेक्स्ट क्या किया है, इसने 1 लाख विड्रॉ किए हैं, तो मतलब 8 लाख माइनस 1 लाख कितने हो गए 7 लाख, तो 7 लाख इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ तक रहे वो 4 मंथ तक। ठीक है, तो हम अकाउंट कब बना रहे हैं 31 मार्च को, तो कितने मंथ रह गए 4 मंथ, तो हो गया 14,000। तो अब हमारा आईओसी टोटल कितना निकला, फर्स्ट था हमारा 9,000, फिर हो गया 20,000 और फिर हो गया 14,000, तो हमारे पास टोटल आईओसी कितना हो गया 20 और 14 34,000, 34,000 और 9 कितना हो गया 43,000। ठीक है, तो हमारा आईओडी निकल गया 43,000। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी और आप वो क्वेश्चन जरूर करना। इसी के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं साथ के साथ आपको कवर करा दूंगी। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी सेमेस्टर की मैं आपकी तैयारी अच्छे से करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।